सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न इसकी कोई तैयारी है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। वो जब तशरीफ लाएंगे तो मुल्क का जो आईन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। जो भी मर्द या खातून इस किस्म के अमल में शामिल हुआ है उसको कवानीन के तहत हम परसू करेंगे। न हम किसी कांग्रेसमैन को जवाब दे हैं, न हम किसी बैरूनी हुकूमत को जवाब दे हैं। एब्सोल्युटली नॉट। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि निगरान वफाकी काबीना के तमाम अरकान मुझ समेत बहुत खुश हैं। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज की जो खबरें हैं उनमें दो बड़ी अहम खबरें हैं। स्टार्ट करते हैं जो ये बात आई कि खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो वतन वापस आने के एक दिन बाद ही जो है वो वापस लंदन रवाना हो गए। तो कहा जा रहा था कि जो बड़े मियाँ साहब का जारहाना रवैया वो अपना रहे हैं उससे उन्हें गुरेज करने के लिए, परहेज़ रखने के लिए जो है वो कहने के लिए वो गए हैं। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद वो इस बात में जो है वो नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको कन्विंस करने में वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बड़े मियाँ साहब का जो बयानिया है वो आखिर है क्या? क्या मफामत है, मज़ामत है या फिर कारकर्दगी है? क्योंकि समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीनिंग इस वक्त नज़र आ रही है। बात अगर की जाए इस वक्त जो मुल्क में हालात इस वक्त राइज हैं, तो आज जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जो कल वर्ल्ड बैंक का जो एक कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो चीज़ें जिनकी निशानदही की गई उसमें जो बात हुई है उसमें ये कहा गया है कि जी 12 करोड़ 50 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जो है वो गुर्बत के शिकंजे में जो है वो फंसते जा रहे हैं। इसी तरह ये बात की जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो तकरीबन इस वक्त 12.2% पर जो है वो जान पहुंचा है, जो कि इट्स अ ह्यूज नंबर। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो पिछले 5 साल में होता रहा उसके बाद ये मलबा किस पे गिरना चाहिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जो है वो देनी चाहिए? क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सब इसमें इन्वॉल्व है? किसको जो है ये इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी डालनी चाहिए? इलेक्शन की बात तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्या पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो इलेक्शन में क्या लेकर जाएंगी? अगेन वही वाली बात, मफामत है, मज़ामत है, क्योंकि कारकर्दगी बड़ी माज़रत के साथ इस वक्त सिफर नज़र आ रही है। जमहूर के पास क्या सिर्फ वोट मांगने जाया जाएगा, वोट के लिए उनको इस्तेमाल किया जाएगा और फिर उसकी मुकद्दर में वही भूख, वही अफलास, वही अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी तरह चलती रहेंगी। तो हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, इस पर बात करेंगे। अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कुछ सवालात हैं जो उठाएंगे। हमारे साथ बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ हमें बैरिस्टर दानियाल ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। और फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका जो है वो ताल्लुक़ है। तो प्रिंस साहब, क्या इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल साहब जो हैं वो मौजूद हैं? बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जो आपको बयानिया नज़र आ रहा है, बात बड़ी हो रही है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब की जो बयानिया की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि उनका बयानिया जो है वो क्या है? क्या इस वक्त उनके कॉल और फेल में आपको तजाद नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए, 2019 जब वो चले गए उसके बाद से वो जो वोट को इज्जत दो का नारा था वो कहीं पीछे रह गया। उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो देने की, जब उनकी जमात में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपोज कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा जी इस पर कोई सवाल नहीं होगा, आपने जो है वो एक्सटेंशन देनी है। और आज ये बात करना कि ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, इज दिस एन आफ्टर थॉट कि हमने इमरान खान की जो कारकर्दगी थी उसका मलबा अपने सर डाल लिया और अपना जो बयानिया था वो इमरान खान को दे दिया, जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो हमने इमरान खान को दे दिया और बड़ा सक्सेसफुल बयानिया था और उन्होंने, इमरान खान साहब ने उस पर बड़ा कैपिटलाइज भी किया। डज दिस सीम लाइक एन आफ्टर थॉट टू यू? देखिए, मेरे ख्याल में इसको मैं आफ्टर थॉट से ज्यादा एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के तौर पे समझता हूँ कि जो कंफ्यूजन और मुख्तलिफ विशेस के दरमियान जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट जब इंसान के जहन में पैदा होता है कि मैं किस तरफ किस चीज को पकड़ूं,
तो वो सिचुएशन है। इसका जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल इस वक्त मियां साहब का है, उसके बारे में मेरा अपना ख्याल ये है कि वो इस वक्त एक तो स्ट्रेस में है और एक गुस्से में है, और उनकी कोई भी चीज जो है उसके बारे में आप ये नहीं राय दे सकती कि ये लॉन्ग टर्म होगी या ये सस्टेनेबल ओपिनियन है उनका। दूसरी बात यह है कि उनके बयानिए में और उनकी पार्टी के बयानिए में बड़ा वाज़ेह फर्क है। बाकायदा तौर पे दो ग्रुप हैं। मियां साहब देखें, उनके कॉल और फेल में तजाद तो वाज़ेह है कि 2019 में जाने से पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेते थे ओपनली जलसों में। उसके बाद जो है उनके साथ ही डील की, उनको एक्सटेंशन भी दी, और 2022 में अपने भाई को उन्हीं के साथ बातचीत करके वजीर आजम भी बना दिया। 17 महीने ये हुकूमत में भी रहे। उस वक्त ये बयानिया नहीं था। उस वक्त जब भाई थे तो उस वक्त कह देते कि जनरल बाजवा के खिलाफ केस करें। जनरल बाजवा तो उस वक्त रिटायर हो गए थे। या जनरल फैज के खिलाफ करें, उस वक्त मुकदमात बनाते, नहीं किया। लेकिन अब जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो एक तो इलेक्शन से भागने का भी प्लान है, क्योंकि इलेक्शन नहीं कन्फ्रंट कर पा रहे आवाम को। मेरी अपनी नाकिस राय में ये सारा जो जारहाना बयानिया है इस वक्त, जो कल परसों से ये मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस महदूद दायरे में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश है, जिसमें दो तरह की स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक ये कि इस्टेब्लिशमेंट को धमका के, डरा के थोड़ा पीछे किया जाए ताकि मजीद गुंजाइश अपने लिए पैदा कर सके, और दूसरा अवाम के सामने मजलूमियत का और एक इनकलाबियत का, कि मैं एक इनकलाबी लीडर हूं और मैं इस्टेब्लिशमेंट कर रहा हूं, ये बयानिया प्रेजेंट करने की कोशिश है। लेकिन ये बयानिया देखें, मैं अब आखिर में सिर्फ इस बात को कंक्लूड करते हुए ये कहूंगा कि लेट द पीपल डिसाइड कि वो ये बयानिया तय करते हैं या वो ये बयानिया रद्द करते हैं। और उसका एक ही तरीका है कि आप इलेक्शन कराएं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन पैराडाइम, 90 डेज में कराएं। मेरे ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आई एग्री विद यू बैरिस्टर साहब। ये जो बात है, ये तासुर को जो है वो रद्द करने की कोशिश है कि मैं किसी डील के तहत नहीं गया, मैं किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये मेरा ख्याल है ये जो आपने सवाल उठाए हम भी काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं जब से ये बात हुई है। मैं ज़रा कि क्या वजह है कि 16 माह हुकूमत रही, 16 माह में मियाँ साहब को पापा जॉन्स तो बहुत दफ़ा याद आया, मरियम साहिबा को भी याद आया, बल्कि सवाल भी उठता था आप बाजवा साहब पे क्यों तनकीद नहीं कर रहे। अब बकौल आपके अगर वो इसमें मुलव्वस हैं तो आपको 16 माह किसने रोका था। बैरिस्टर दानियल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि जो इस वक्त मियाँ साहब ये बात कर रहे हैं कि जी अब मिट्टी पाओ नहीं होगा, और ये नाकाबिले माफ़ी जो है वो जुर्म है, लोगों के नाम ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि एहतसाब होगा, या फिर वो लोगों को, अवाम को बताना चाहते हैं कि जी ये लोग थे जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। इसकी ज़रा तशरीह कर दीजिए, बता दीजिए कि इसका मतलब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो एहतसाब हम नहीं कर सकते। मियाँ नवाज शरीफ का बोलने का मकसद और रीज़न ये है कि हम 2017 की कहानी तो सुनाएं कि जब डॉलर 100 रुपये का था, पेट्रोल 60 रुपये का था और रोटी 5 रुपये की थी। जब ये सारा चीज़ें हालात चल रहे थे, आपका IMF कह रहा था कि पाकिस्तान, IMF को खैराबाद कह दिया था, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के हक में थे। ये मैंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल उठाया हुआ है जो खाली बता रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह ग्रो कर रही है, किस तरह पाकिस्तान की जो 10th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड है, किस तरह पाकिस्तान को इमर्जिंग इकॉनमी का स्टेटस मिला, और फिर वहाँ से हम किधर कशकोल उठा के फिरने शुरू हो गए। ये कहानी और ये बातें आवाम तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि हमने हमेशा डिलीवरेंस की सियासत की है, हमने डिलीवर किया है। लेकिन आज फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले टाइम पे डिलीवर करेगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा ये तो कोई पूछ ले कि पाकिस्तान को कशकोल उठाने पे मजबूर किसने किया, वो किसके लाए हुए बंदे थे, किसके टेस्ट ट्यूब बेबीज थे जिन्होंने वो फैसले दिए और इमरान खान को लेके आए, और उसके बाद इमरान खान से इस मुल्क का ये हाल करा दिया। डॉक्टर साहब, कोई तो जिम्मेदार है कि आपकी एक चलती फिरती एयरलाइंस स्काई मूवर बस बन गई जो कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पेशावर चलने शुरू होगी। कोई तो बंदा है या कोई तो कुव्वत है इसके पीछे कि जो आपका 60 अरब के सीपैक को छोड़ के $3 बिलियन, $3 अरब के लिए कशकोल उठा के फेरने शुरू होगी, दुनिया से मांगने शुरू होगी।
کوئی تو قوت ہے کہ جس نے پاکستان میں آپ پاکستان کی معیشت کو یہاں تک پہنچا دیا, آپ کے لینڈ مائنز بچھا دیے. جب تک ان کا ہمارا انٹرنل احتساب نہیں ہوگا, جب تک ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, میں یہ نہیں کہتا پھر کہ ہمیں ان کو کٹہروں میں کھڑا کریں, لیکن سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک بچے کو, پاکستان کے لوگوں کو, نوجوان کو پتا ہو کہ پاکستان کو یہاں تک کس نے پہنچایا, پاکستان کا یہ حال کس نے کیا اور کیوں کیا گیا. کہ کل پھر ہم تو چلیں میاں نواز شریف صاحب کا ان کو کوئی شوق نہیں ہے دوبارہ آ کے. جی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. دیٹ مینس کہ یہ آپ کا ایک الیکشن سلوگن ہے. بقول آپ کے ابھی جو آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو پروجیکٹ خان صاحب تھے وہ کس کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا, بقول آپ کے اگر وہ باجوہ صاحب کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا تو پھر 16 مہینے کس نے آپ کو روکا ہوا تھا یہ باتیں کرنے سے؟ 16 مہینے کس نے آپ کو روکا تھا؟ آپ احتساب کر سکتے تھے اگر آپ کرنا چاہتے. ہمیں 16 مہینے کس نے نہیں روکا تھا؟ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم نے اپنی سیاست کو پیچھے رکھا. ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنی سیاسی موقف کو پیچھے رکھا اور ہم نے پاکستان کہ باجوہ صاحب کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہتے. آپ کی توپوں کا رخ جو ہے وہ اس وقت عاصم سلیم باجوہ صاحب کی طرف تھا. پاپا جونز کرتے تھے سارے جلسوں میں, کیوں نہیں آپ اس پر بات کرتے تھے؟ یہ آپ سے اس وقت بھی سوال ہوتا تھا. کیوں پھر آپ نے 2019 میں جنہوں نے آپ کو چلتا کیا بقول آپ کے اگین, آپ نے ان کو ایکسٹینشن دینے کی کیوں بات کی؟ کیوں آپ ایکسٹینشن آپ نے, بلکہ آپ کی پارٹی سے ریزسٹنس اٹھی تو باقاعدہ میاں صاحب نے منع کیا کہ اس پہ کوئی سوال نہیں کرے گا. دین جو ججز کے آپ نام لے رہے ہیں, کیوں ہیں آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلے جاتے ہیں, ابھی بھی جو ہے وہ چلے جائیں, کیوں نہیں جا رہے اگر احتساب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سو بیسکلی آپ کا جو لگ رہا ہے یہ الیکشن سلوگن ایئرنگ ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. نہیں, ہمارا الیکشن سلوگن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ہم نے پہلے اس لیے نہیں بولا کہ ہم دیکھیں آپ کی بات, ہم نے جتنا بول سکتے تھے بولا, لیکن ہم نے اپنی سیاست کو, اپنے منشور کو داؤ پہ لگایا پاکستانی معیشت کے لیے کہ پاکستان کی معیشت کو بچائیں گے تو ملک آگے چلے گا. ہمارا فوکس کل بھی کہ پاکستان کی اس معیشت کی کنٹینیوٹی, پاکستان کو بینکرپسی سے بچانا اور ملک کو آگے لے جانا تھی, آج بھی یہ ہے. لیکن ان تمام سلسلوں میں عوام کو پتہ ہو, عوام کو باور کرانا بڑا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے اس کے مخالفین کون ہیں, اس کے پیچھے کون ہیں جو ان کو لائے عمران خان کو, کون ہیں کہ جنہوں نے یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا جس نے 9 مئی کا واقعہ کرایا. یہ 9 مئی کے واقعے سے لے کر آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بند کرنے یہ تمام کڑیاں ملتی ہیں, اور آگے بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی کڑیاں ملتی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب. اور پاکستان کو ڈی ریل کرنے کے لیے, پاکستان کو اس پٹری سے اتارنے کے لیے یہ لانچ کیا گیا. اور اب آج جب یہ لانچ فیل ہو گیا ہے تو عوام کے سامنے آنا چاہیے یہ کس کے کہنے پہ, کون, کیوں, کب لانچ کیا گیا, اور بتانا چاہیے کہ یہ لوگ, یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے, ہمارے ساتھ نہیں کی. میاں نواز شریف صاحب تو اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں, اور شاید ان کا دیکھیں ان کی زندگی کے 19 سال تو ویسے یا جیلوں میں یا باہر یا میرا سوال وہی ہے, پاکستان کے عوام کے ساتھ دشمنی کی, پاکستان کے ساتھ دشمنی کی, ایکسٹینشن کیوں دینا چاہتے تھے آپ؟ تو نہیں ڈاکٹر صاحب, تو لیکن وہ ٹائم میاں نواز شریف صاحب پاکستان کو دے سکتے تھے اس کی ڈیولپمنٹ میں. آپ اگر ہمارے 2017 سے آپ کڑیاں جوڑتے جائیں تو آج پاکستان اس ریجن میں اسی طرح سٹیبل ہوتا جس طرح چائنا ہے, جس طرح انڈیا ہے, جس طرح بنگلہ دیش ہے, جس طرح افغانستان ہے. آپ کے نیبرز کے ساتھ ایک آپ کے اچھے تعلقات ہوتے اور آپ کے ٹریڈ آپ کر رہے ہوتے. تو یہ سلوگن نہیں ہے, یہ پاکستان کی اصل حقیقت ہے جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, اور پھر کورٹس اپنے ایکشن لیں گے اور وہ ان کو لینے چاہیے یا ادارہ اپنا لے. دیٹ از اپ ٹو دم. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک شخص جس پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا, اس نے پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کی, آپ اس کو ایکسٹینشن کیوں دینا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اپنا کام جو ہے بقول آپ کے وہ آگے چلاتا رہے؟ وہی جو ہے اس کا موڈس آپرینڈا ہے, وہی اسی طرح جو ہے وہ کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی, کنٹینیوٹی آف پاکستان کا جو پہیہ چل رہا تھا کہ یہ پاکستان دیوالیہ نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس لیے, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ ہمیں جب کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں, اور یہ ہمارا ایک بڑا یہ موقف ہے کہ آپ کے روڈ کے سائیڈ پہ ایک بندہ گرا ہوا ہے جس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں, اور آپ نے ایک نیا بوسکی کا جوڑا پہنا ہوا ہے, اور آپ قریب اس لیے نہیں جا رہے کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو کل آپ اس کی جان نہیں بچا رہے. آپ بچا سکتے ہیں اور وہ ہے کرٹیکل, وہ مر بھی سکتا ہے, لیکن آپ نے جان بچانے کے لیے آگے گئے تو آپ کو کل کہیں کہ آپ نے اپنے بوسکی کا جوڑا کیوں خراب کر لیا ہے, یا آپ نے اس کے اوپر وہ کیوں لگا دیا, کیونکہ اس وقت ہماری اٹموسٹ پریورٹی تھی تو پاکستان کو بچانا تھی,
पाकिस्तान की मैशत को बचाना थी, इस मुल्क को अब वापस पटरी के ऊपर लेके आना थी, और इंशाल्लाह जो जो ये मुल्क प्रोग्रेस करता जाएगा पीछे से सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती जाएगी। मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं उस शख्स ने चीजें खराब की, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उसको रखना जरूरी था, अदरवाइज चीजें जो है वो पाकिस्तान खराब हो जाता, मजीद खराब होता, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं जरा फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ चलती हूँ। कुंडी साहब, आपने बड़ा क्लोजली जो है वो काम किया इस पीडीएम की एलाइड हुकूमत में, जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ा क्लोजली जो है वो काम किया। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने कभी उन्होंने इजहार किया कि वो जो इन 4 अशखास के नाम लिए जा रहे हैं उनका एहतसाब करना चाहते हैं, या कभी उन्होंने कहा कि उनके भाई जो हैं वो इसके लिए कोशां हैं कि जी इन 4 लोगों का जो है वो एहतसाब होना चाहिए, कौम को पता होना चाहिए, इस दफा मिट्टी पाव नहीं होगा? ये कभी आपको कभी सुनने को चीज़ें मिली, या ये फिर एक आफ्टर थॉट के तौर पे ही सामने आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, कभी भी जो अभी मियां साहब ने 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दी है, जो एहतसाब वो करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, जब उनकी हुकूमत है तो बिल्कुल वो करें। लेकिन पिछले 16 महीने की हुकूमत में हम इत्तेहादी जमातें थे, कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं आया कि वो एहतसाब करना चाहते हैं, या क्योंकि अगर आप करेंगे वैसे आप कैबिनेट में या इत्तेहादी जमातों के साथ डिस्कस करेंगे तो कभी ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं हुई। तो माजी में तो मुशर्रफ साहब का भी एहतसाब हुआ, तो फिर क्या हुआ मुशर्रफ साहब के साथ? लिहाजा ये चीज़ें आई डोंट नो कि अब अगर कल उनको अवाम मैंडेट देती है, इलेक्शन होता है, उनकी हुकूमत आती है, तो फिर देखते हैं कि उसके ऊपर वो अमल दरामद करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन 16 महीने में कभी भी ये हक तो ये था कि 16 महीने में जब इत्तेहादी हुकूमत थी तो इस चीज़ का शुरुआत कर लेते, आज जो है वो कर लेते, लेकिन नहीं किया। इनका अपना पार्टी का एक मौक़िफ़ है, जो भी है ये खुद ही बैरिस्टर साहब मेरे ख्याल में बैठे हैं, तो सब खुद ही बता सकते हैं कि इन्होंने क्या करना है, इस पे पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, तो यही बता सकेंगे, क्योंकि पार्टी के यही बैठे हुए हैं इस वक्त तर्जुमा नहीं करते हुए। लेकिन फैसल कुंडी साहब, वो तो जो तौजी पेश कर रहे हैं वो मैंने अभी आपके सामने और व्यूअर्स के सामने भी पेश की है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा रहे थे, हम मुल्क को जो है वो चलाना चाह रहे थे, बट मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को समझ आए तो आप भी समझा दें मुझे, कि एक आदमी जिसको आप कह रहे हैं बकौल आपके अगेन कि उसने सारी चीज़ें ख़राब की, मुल्क को पीछे धकेल दिया, उसी को आप एक्सटेंशन भी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं मुल्क को जो है वो बचा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि इस वक्त, क्योंकि ये इसमें तो कोई दो आरा नहीं है कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल जो बर्न हुआ है वो PMLN का हुआ है, आपका भी हुआ है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है वो बर्न हुआ है, तो ये क्योंकि इस वक्त नज़र आ रहा है अवाम को डिलीवर नहीं किया, तो इसलिए वापस उस नारे पे जाया जाए जो कि अवाम में जो है इस वक्त उसकी पजीराई है। शुरू बेशक इन्होंने किया, लेकिन ले गए इमरान खान साहब और उसको बहुत पजीराई भी मिली। देखिए, पहली बात तो है कि एक माजी का एक तजर्बा है, उसको भी देख लेना। आपने माजी का तजर्बा किया, आर्टिकल 6 लगाना चाहते थे मुशर्रफ साहब के ऊपर, फिर आप देखें कि वो क्या अदालतों में पेश हुए, नहीं हुए, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या उनको कहा गया कि आप पेश हों, वो सीधा जो उनका शख्सियात में फार्म था उधर चले गए या हॉस्पिटल चले जाते थे, अदालतों में भी नहीं आ सकते थे, कुछ कर नहीं सके। फिर उसी मुशर्रफ साहब को हमने बैरून भी भेज दिया, तो हम कुछ नहीं कर सके। लिहाजा अब देखें 16 महीने में कुछ नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता कि ये इसके क्या, इनकी पार्टी का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है, क्या चीज़ है। बैरिस्टर खुद जो है वो बाहर से भी आए हैं, लंदन की मीटिंग में बैठे हैं, इनकी पार्टी इस पे एक पेज पे है नहीं है, जो भी है, तो ये इसको ज़रा एलाबोरेट करेंगे। अब फिर बात भी यही बनती है कि हम सब जमातों ने एक्सटेंशन दी, कोई जमात भी ऐसी नहीं थी एक्सटेंशन नहीं दी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे PTI थी, चाहे PMLN थी, हम सब जमातों ने हमने क्या हमने दी। और अभी भी वो वही शख्स एक्सटेंशन के ख्वाह थे, और बहुत से बैरिस्टर साहब को भी डेफिनेटली पता है कि इनकी जमात के बहुत से लोग इस चीज़ के ख्वाह थे कि उसको दोबारा भी एक्सटेंशन मिल जाए, और बहुत कम लोग, गिनती के लोग थे जो शायद एक्सटेंशन के खिलाफ थे। लिहाजा वो चीज़ें भी सबके सामने उस वक्त भी जो है। लेकिन ये है कि अब देखते हैं कि क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि सच, मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं गलत हूँ कि ये चीज़ हो सकेगी, क्योंकि अगर होना था तो फिर 16 महीने हुकूमत ही तो आप ले आते। शायद इत्तेहादी जमातें आपके पास बहाना होता कि यार फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी या कोई और जमात इस चीज़ को नहीं मान रही, लेकिन आपने उस वक्त तो कोई विल शो नहीं की। तो अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के इसको ऊपर मोमेंटम या बयानी के ऊपर मे भी ये इलेक्शन का एक बयानिया हो कि अवाम एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट देती है और ये हम ये बयानिया बना लें और इस पे हमें शायद वोट मिल जाए। लेकिन देखें अब अवाम बहुत जो है वो बहुत अवेयर हो चुकी है। एक मोबाइल डिवाइस है ना, उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मोबाइल डिवाइस में उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, किस चीज़ का कौन क्या कुछ कर रहा है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, PMLN क्या कर रही है, PTI क्या कर रही है, या बाकी जमातें क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं।
लिहाजा ये चीजें जो है आवाम बहुत अवेयर हो चुकी है। तो अब देखते हैं इनका भी पार्टी का मैनिफेस्टो, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो, तमाम पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, अवाम में जाएंगे, अवाम जिस जमात को वोट करती है। लेकिन हम वाहिद जमात, मैं समझता हूँ कुछ जमातों में से हैं कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन डिले हो। हम कहते हैं इलेक्शन हो। हम तो आज भी तैयार है कि कल इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, शेड्यूल है और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन मेजोरिटी जमातें नहीं चाहती कि इलेक्शन जो है बहुत जल्द हो। लिहाजा हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी करें, इलेक्शन डिमांड करें। अगर आप इलेक्शन डिमांड नहीं करते हैं, फिर ऐसा ना हो कि फिर आपको एक और ट्रक पे चढ़ना पड़े और इलेक्शन की जो है डेट के लिए फिर आपको एक लॉन्ग मार्च या एहतजाज करना पड़े। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज, जमहूरी पार्टी जो आइन को फॉलो करती हैं, वो इलेक्शन मांगे आइन के मुताबिक जो आइन चाहते हैं। अच्छा, सैफ साहब की तरफ चलती हूँ। सैफ साहब, इस वक्त जो आलमी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक की अगर देखें, जो मुख्तलिफ आलमी इदारे हैं, वो इस वक्त बात कर रहे हैं कि जी कंसेंसस आपके मुल्क में इस वक्त चाहिए ताकि आप अपने जो इश्यूज़ हैं उनको कलेक्टिवली जो है वो सॉल्व कर सकें। वो कंसेंसस की बात कर रहे हैं। इधर नवाज शरीफ साहब जो बदले की आग में जल रहे हैं, और अभी फैसल साहब ने जो है वो एक उस तरफ इशारा भी किया, बात भी की कि माजी में तजर्बा हो चुका है। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए, मुल्क के इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ये बदले की जो आग है, बदले की जो सियासत है, ये मुल्क को फ़ायदा देगी या नुकसान पहुंचाएगी? मारिया, बहुत वाज़ेह सी बात है कि बदले की सियासत, इंतकामी जज्बात, इन चीज़ों ने ना इंसान को इनफरादी हैसियत में कभी फ़ायदा दिया है और ना ही इज्तिमाई हैसियत में कभी फ़ायदा दिया है। ये तबाही की अलामत हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब जैसा सीजन पॉलिटिशियन, जो कि 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, बहुत बड़ी पार्टी के लीडर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो एक मुदब्बिराना अंदाज में मामलात का जायजा लें और अपनी जो ज़ाती गुस्सा है या अपना ज़ाती जो उनका इंतकाम का जज्बा है, वो बेशक दिल में रखें, लेकिन उसका इजहार ना करें और उस पर वक्त ना ज़ाया करें। अगर उन्होंने कौम से यही कहना है कि मैंने एहतसाब करना है और इन लोगों का करना है जिन्होंने जमहूरियत को डिरेल किया, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप बयानबाजी करें लंदन से और एक टेंशन पैदा करें, फिजा में तलखी पैदा करें, बल्कि उसका तरीका ये कि आप आए, आवाम को मौका दें, आवाम को वोट के जरिए एहतसाब करने का मौका दें। आवाम खुद फैसला करेगी कि कौन ठीक है, कौन गलत है। यही डेमोक्रेसी का बेसिक उसूल है। इसमें कोई सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है, ऑब्जेक्टिवली आप कौम को मौका दें। लेकिन मियाँ साहब की ये जो सारी तलखी है बयानात में, देखें इसका जेनेसिस देखें, ये शुरू कहाँ से होती है। 16-17 महीने, बल्कि 2019 में जब वो इस मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए, अदालतों से वादा करके कि मैं वापस आ रहा हूँ, अपने प्लेटलेट्स का, साइट्स का, फलाने का इलाज करा के वापस आऊंगा, वो वापस नहीं आए। उन्होंने कोई इस तरह की बयानबाजी, सख्त बयानबाजी नहीं की। लेकिन ये पिछले 2-3 दिन से उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। इसकी वजह जनरल बाजवा नहीं है, जनरल बाजवा पे गुस्सा नहीं है। उनको गुस्सा करना चाहिए चीफ जस्टिस बिंदियाल साहब पे। उमर अता बिंदियाल साहब जो हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने नैब के केसेस बहाल कर दिए। नैब के केसेस के बाद अगर आप देखें तो मियाँ साहब का बयानिया मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया है, क्योंकि उनकी पार्टी के कई लीडर उसमें मुलविस हैं। अब उनको ये नजर आ रहा है कि शायद उनके लिए वो स्पेस नहीं मिल रही उनको जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि इमरान खान के हाथ पैर बांध दें, उसको जेल में डाल दें, पीटीआई की लीडरशिप को खत्म कर दें, ताकि मैदान में उनके लिए रास्ता साफ हो, वो आए और वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ जाए। वो बज़ाहिर अब नजर नहीं आ रहा। तो मियाँ साहब के बयान में अब तलखी आ गई है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मियाँ साहब को कोई सच वो नहीं है, लेकिन वो इस वक्त फिजा को मुकद्दर करना चाह रहे हैं, वो पानी को गदला करना चाह रहे हैं, वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मजीद स्पेस के लिए बार्गेन करना चाह रहे हैं। और यही फैक्ट ऑफ द मैटर है। और आप देखेंगी 21 अक्टूबर को वो वापस नहीं आएंगे। वो इस तरह का बयानबाजी करके एक इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी ही कन्फ्रंटेशन में आ जाए, क्योंकि मियाँ साहब की पॉलिटिक्स में हमेशा ये तरीका कार रहा है कि वो कन्फ्रंटेशन की फिजा पैदा करते हैं, एक खास हद तक पुश करते हैं, उसके बाद अपने लिए स्पेस पैदा करके अपना छोटा सा मफाद लेके खजूर खाने के लिए जदा भाग जाते हैं। हमेशा ये तारीख रही है, उसी तारीख को वो दोबारा दोहरा रहे हैं। चले, ये इसका जवाब मैं बैरिस्टर दानियाल साहब से लूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर दानियाल साहब की तरफ चलती हूँ। बैरिस्टर साहब, इस वक्त सैफ साहब ये कह रहे हैं कि असल गुस्सा जो है एकदम से जो बाजवा साहब की याद दोबारा आई है नवाज शरीफ साहब को, वो नैब अमेंडमेंट्स की वजह से गुस्सा किसी और का है, निकाला कहीं और जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को भी नहीं आएंगे, वो अपने लिमिटेड मफाद के लिए इस वक्त सिर्फ जो है वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ना किसी के ऊपर गुस्सा है, ना कोई इंतकाम है और ना ही कुछ और है। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है कि पाकिस्तान का फल, मतलब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की मईशत और मुल्क को आगे लेके जाना। इसके अलावा ना कोई हदफ है ना कुछ और। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आएंगे पाकिस्तान में, अपनी लोगों के साथ, आवाम के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन का हम इंशाल्लाह प्रॉपर लीड करेंगे। और दूसरी बात है कि हम तो चाहते हैं इलेक्शन कल हो, क्योंकि हमारे पास तो कुछ देने के लिए है, लोगों को कुछ बताने के लिए है। इनके पास क्या है सिवाय ये कहने के कि हमने 20 करोड़ की मेट्रो बनानी थी 20 अरब की और हम 100 अरब में बना सके एक साल में। इनके पास तो 7 साल में एक मेट्रो के अलावा एक प्रोजेक्ट नहीं है गिनवाने के लिए। वो भी हमने इनको बताया, इनको BOT बना के दिया, इनको समझाया कि बेटा इस तरह नहीं करते, इस तरह करो, तो इन्होंने कुछ किया। और पाकिस्तान में ये तो ट्यूबवेलों की इफ्तिताह करते रहे 7 साल और इन्होंने पाकिस्तान में किया 9 साल, सॉरी। तो ये सवाए बातों के दे हैव नथिंग मोर टू गिव। कहेंगे अरबों 50,000 करोड़ अरब बाहर पड़ा हुआ है डॉलर, वो हमने लेके आना है। फलां के पास 20,000 करोड़ का महल है एवन फील्ड, उसको लेके आना है। ओ भाई, आप वो 2-3 कमरे हैं, आप बताओ कि आपने क्या किया। और इनके पास दे हैव नथिंग मोर टू से। सबसे आसान चीज़ है क्रिटिसाइज करना, औरों की चीज़ों के ऊपर तनकीद करना। मैंने अभी क्या गिनवाया था, मैं जब अपने टाइम पे गिनवा रहा था, मैं अपनी अचीवमेंट्स बता रहा था, मैं बता रहा था हमने कहाँ से कहाँ लेके गए। दे हैव नथिंग टू टेल सिवाय तनकीद के कि कहना कि आपके टॉप्स बुरे हैं, आपके कपड़े बुरे हैं, आपके जोड़े का रंग बुरा है। इनके पास ये बताने के लिए कि इनके दामन में क्या है, इनके पास क्या है। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके भी जो पिछला 1 साल है, 16 महीने की आप लोगों की हुकूमत थी, पिछला 1 साल जो है इसमें इस वक्त बताया जा रहा है 12 करोड़, हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है 12 करोड़ 50 लाख लोग जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, पिस रहे हैं, मजीद जो है वो पिस रहे हैं, शिकंजे में आ गए हैं महंगाई के। तो ये भी चीज़ें हैं इस वक्त जो आपने डिलीवर करना था वो तो आप डिलीवर कर नहीं सके। जो आपने कहा था जी पेट्रोल की प्राइस जो इतनी नहीं होनी चाहिए, या अगर महंगाई हम बढ़ाएंगे नहीं तो कम नहीं करेंगे तो बढ़ाएंगे भी नहीं, तो वो चीज़ें तो आप भी डिलीवर नहीं उस तरह कर सके। वो चीज़ें जो आप बातें करते हैं वो आप भी नहीं कर सके। फिर अब अनफॉर्चुनेट है कि हमारा बयानिया जो है वो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाता है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज बिलीव दैट इट्स सेलिंग एट द मोमेंट। वरना अगर आपके कारकर्दगी होती तो आप दिखाते जाके। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप हमें 16 महीने, डॉक्टर साहब नहीं, आप हमें 16 महीने के सवाल नहीं करेंगे। आप हमसे पूछे कि 2017 में हम कहां छोड़ के गए और हमें क्या मिला। 2017 में जहां आपकी GDP ग्रोथ 6% के पास चली गई थी, जहां आपको, मैं नहीं डॉक्टर साहब, ये एक आर्टिकल, ये सामने ट्राइब्यून का भी एक आर्टिकल है, ये 2017 का मैं वैसे ही कर रहा था। इसका नाम है 17 प्रेडिक्शंस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इन 2017। वो क्या कह रहा था 2017 में कि पाकिस्तान विल बिकम द 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, आज तो हम 144 नंबर पे आ गए हैं। हम कशकोल उठा के, आपने हमारा एहतसाब करना है तो आप 2007 से शुरू करें, 2017 से। और आपने पिछले 16 महीने में हमने किया क्या? हमने तो खाली इनकी माइंस, बिछाई हुई माइंस को हमने उनको ख़त्म किया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और कोशिश की कि मुल्क वापस सिमत, वो पटरी जो मुल्क, जो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, वो सही सिमत में और पटरी के ऊपर आ जाए। हमने तो सिर्फ फायर फाइटिंग की है। जो इमरान खान पाकिस्तान में माइंस बिछा के गए थे पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ, पाकिस्तान से दुश्मनी करने के लिए, हमने उनको सीधी सिमत में डाला और हमने किया। हमारी कारकर्दगी उस दिन शुरू होगी जब हम खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। जब हमने 21,000 मेगावाट बिजली दी, हमारी कारकर्दगी तब शुरू होगी जब हम 21,000 मेगावाट बिजली को सीपैक के पावर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। हमारी कारकर्दगी तब शुरू होगी जब हम ट्रांसमिशन लाइंस डाल के जो हमने बिजली बनाई और उनका लाइन लॉसेस खत्म करके गरीब को सस्ती बिजली मुयसर कराएंगे। हम जो कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे जिनके ऊपर हमें IMF का कोई कदगन नहीं है कि आप इतने की बिजली दो, इतने का पेट्रोल दो, इतने का फ्यूल दो, हमारी तो अकाउंटेबिलिटी तब से शुरू होगी। ये तो 16 साल जो हमने किया है, हम आग बुझाई है। ये जंगलों में लगा के चले गए थे, ये लगा के भाग गए थे। इस मुल्क के साथ जो दुश्मनी इन्होंने की थी और पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेशन में ले गए थे।
चलें इसी पे आती हूँ और ये आपसे भी आके सवाल करूँगी, फैसल साहब की तरफ चलती हूँ। फैसल साहब, जो कारकर्दगी की बात इस वक्त हो रही है, अगेन रिफरिंग टू द वर्ल्ड बैंक, बात की जा रही है कि जी आपने टैक्स जो है, टैक्स नेट आपने बढ़ाना है। इस वक्त हमारी जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है, हमारी कैपेसिटी 22% पे हम इस वक्त 10 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो खड़े हैं, 10.2% पे हम खड़े में। कौन रोक रहा है? ठीक है, अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने टैक्स करना है, वो इतना कम जो है वो टैक्स देते हैं, मतलब 200 रुपये, 250 रुपये, 100 रुपये पर एकड़ जो है वो टैक्स दिया जा रहा है। प्रॉपर्टी सेक्टर को, ये सारी वो रिफॉर्म्स हैं जिसमें माजरत के साथ, क्योंकि हमारी सियासतदानों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये वो रिफॉर्म्स हैं जो कोई लाना नहीं चाहता, लेकिन इसका मलबा फिर जो है, इसका खमियाजा जो है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। क्या आप लोगों के पास इस वक्त, क्या वो आपके पास प्लान है जिसके तहत ये जो क्रिटिकल इश्यूज हैं ये सॉर्ट आउट होंगे और मुल्क फिर आगे वाकई जिसको सही सिमत है उस पर गामजन होगा? देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि जब तक आप अशरफिया को टैक्स जोन में नहीं लेके आते उस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। देखें, आप जिस शहर में बैठी हैं उसके आप एफ और ई सेक्टर में चले जाएं, आप उस कैफेज में, उस रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिलेगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा, और महंगे रेस्टोरेंट्स में। और जब आप मिडिल क्लास और गरीब क्लास के इलाकों में चले जाओ, उनका 2 वक्त की रोटी का बुरा हाल है कि वो किस तरीके से वो रहे। मैं एडमिट करता हूँ कि चाहे वो मेरी जमात है, चाहे वो बैरिस्टर साहब की जमात है, या जितनी भी जमात है, जब भी हुकूमत आती है, ये जो माफियाज हैं ये इक़्तिदार की कॉरिडोर में घूम रही होती हैं। और इन्होंने जो, अगर आप देखें, अगर आपके जमींदार उड़ रहे हैं, आपने देखे, मैं माजी में जाऊंगा, 2008 में जब हम आए थे, हम गंदम इम्पोर्ट कर रहे थे, और जब हमने 1 साल गुजारा, हमने जमींदारों को जो रिलीफ थी, हम गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए थे। आज हमारा ज़री मुल्क है जो हम कहते हैं बैक बोन है, उसके लिए हमने क्या काम किया है? आपने शरफे को टैक्स जोन में क्यों नहीं लेके आए? आप मिडिल क्लास, आप सैलरी क्लास, इनको टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, चीजें महंगी होती जा रही हैं, वो उनका बुरा हाल है। जब तक इस चीज का तय्युद नहीं होगा, जब तक इन माफियाज को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मैनिफेस्टो में उस चीज को नहीं डालेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप पे लोग एतमाद नहीं करेंगे। बड़ी माजरत के साथ थोड़ी सी आपसे जो है वो डिसएग्री करना चाहूंगी। मैनिफेस्टो में सबके हैं, मैनिफेस्टो में सबके हैं। देखें, कोई नहीं है, कोई देखें, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, यूएन जनरल असेंबली में गए थे, वापस आ रहे हैं। उनको IMF की हेड ने क्या कहा पर कि आपको अपने अशरफिया को टैक्स जोन में लाना पड़ेगा। आपकी दुनिया कह रही है कि आपको लाना पड़ेगा, जब नहीं लाएंगे तो ये मुश्किलात, ये चीजें, आप कब तक IMF के पास जाएंगे, कब तक आप चीजें महंगी करेंगे, कब तक आप गरीबों में, देखिए आखिर में लोग जो है वो सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे। जब मेरे पास जेब में कुछ नहीं होगा, मैं बोलूंगा मैं नहीं दे सकता, मुझे मार दो, यही करेंगे ना। क्या करेंगे? जब आपके पास अफोर्ड करने के लिए कोई चीज नहीं होगी तो क्या करेंगे? आप मुझे बताएं कि स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ गया इस मुल्क के अंदर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करती हूँ, वी आर ऑन द सेम पेज, बट अनफॉर्चुनेटली जो जमातें हैं वो बातें बहुत ज़्यादा जो है वो करती हैं कि हाँ जी टैक्स नेट बढ़ाएंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हसार नहीं करेंगे, हम अमीर को जो है वो टैक्स करेंगे, लेकिन वही चीज़ें जो हैं वो चलती आ रही हैं। मतलब आप लाइन लॉसेस देख लें, उसका खमियाजा गरीब आदमी भर रहा है। टैक्स नेट अगर नहीं बढ़ता तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में गरीब आदमी उतना ही भर रहा है जितना अमीर को तो उस तरह नहीं लगता जितना गरीब को लगता है। क्या मंशूर में आप लोगों के है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? मैं ज़रा बैस साहब की तरफ भी चली जाऊँ। बैस साहब समेत आपकी जमात के सारी जमातों का मोडस ऑपरेंडाई वही है, वही चीज़ें जो इम्पोर्टेड चीज़ें उन पे जो है वो आप टैक्सेस बढ़ा दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आपका इन्हिसार हो, पेट्रोल की पे टैक्सेस बढ़ा दें, मतलब वही चीज़, वही मोडस ऑपरेंडाई सबका है। और फिर ये हमें बताया जाता है जी हर जगह माफियाज बैठे हैं, तो माफिया से तो जान छुड़वाने के लिए आप लोगों को हम वोट देते हैं, ये आप हमें क्यों बताते हैं माफियाज बैठे हैं? देखें, माफिया का जो हिस्सा है आपके सवाल का सुना, जहाँ तक उसका ताल्लुक है, यकीनन पाकिस्तान में आप देख सकती हैं, अपने आप को टीवी पे भी रोज यही चल रही होती है, हर मैदान में एक कार्टल्स बने हुए हैं, कंसोर्शियम्स हैं, इलीगल ऑफ कोर्स, और वो ऑपरेट कर रहे हैं माफिया स्टाइल में, और पॉलिटिशियंस में भी यही हाल है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, मियां साहब की पार्टी को ही देख लें, कल लंदन में इनका इजलास हो रहा था, उसमें कैमरा किस पे था? मियां साहब थे, उनके राइट साइड पे शहबाज शरीफ साहब थे, लेफ्ट पे मरियम थी, और साथ में जो है वो इसाकदार साहब थे। नहीं, लेकिन क्या है कतकलामी की माफी, मैं पॉलिटिक्स से निकल के मैं हकीकी चीजों पे आ रही हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें, मसले सॉर्ट आउट कर देंगे। मैं ये पूछ रही हूँ
कि मुझे इलेक्शन से जो है वो क्या मिलेगा। क्या मेरी बिजली की प्राइसेस जो कि जब पीपल्स पार्टी गई थी 500 अरब का सर्कुलर डेट था, वो 1300 पे आ गए, आपने उसको 2600 पे कर दिया। नून लीग ने 1300 पे लेके गए, आप 2600 पे ले गए। टैक्स नेट जो जिसकी बढ़ाने की बात हो रही है, ना आपने बढ़ाया, आपने भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जो है वो निसार किया। मुझे इन चीज़ों का जवाब दीजिए, ये आप चीज़ें कैसे करेंगे? डॉक्टर साहिबा देखें, मेरी बात सुनें, गवर्नेंस सिस्टम में यकीनन डिसऑर्डर है, डिफेक्ट है। हमारा डिफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल है, उसमें मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल का एक ही इलाज है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन के अंदर रहते हुए आप तब्दीली लाएं, और वो वाहिद तरीका इलेक्शन ही है। और कोई साहब आपको तो मिला था ना, आपको भी मिला था, बाकी सबको भी मिला था। वो जो ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स आने थे, वो जो रिफॉर्म्स आने थे, वो कहाँ गए? ठीक है, यकीनन हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और हम उस तरह से अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके जो हम चाहते थे। उसका नतीजा ये निकला कि आज जो हम हुकूमत से बाहर हैं, हमारे खिलाफ अदम एतमाद हुई, सारा कुछ हुआ। उसके नतीजे में हमने यकीनन जब आगे हमें अल्लाह मौका देगा और अवाम पाकिस्तान की हम पर एतमाद करेगी, दोबारा हम आएंगे, तो यकीनन हम इन पुरानी गलतियों से और पुरानी जो हमारी गलत पॉलिसियां थी या कमजोरियां थी, उनको हम दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, और डेमोक्रेसी प्रोसेस ही का नाम है। डेमोक्रेसी किसी एक चीज का नाम नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के साथ इलेक्शन करवा के फ्री एंड फेयर, वो मैनेज्ड और इंजीनियर्ड इलेक्शन नहीं, तो यकीनन जो भी लोग आएंगे अवाम को उन पर एतमाद होगा। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ अपनी बात के सबूत में, कि ये मंडे को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के बारे में अपनी रिपोर्ट शाया की है, जारी की है। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल मसाइल का हल वाहिद यही है इस वक्त कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और इलेक्टेड लोगों को हुकूमत दें, जो उनकी पॉलिसीज होंगी, उनकी सस्टेनेबिलिटी होगी और उन पर उनकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस, हम तो एक नेचुरल चीज की और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, बट माजरत के साथ इस तरफ सारे बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जब अपने मफादात पे आता है, जैसे फैसल साहब ने कहा कि हमारे अंदर ही वो कार्टेल्स, वो हर पावर कॉरिडोर्स में हर वक्त ही आपको मौजूद नज़र आते हैं। वो कार्टेल्स जब नज़र आते रहेंगे और हमारी जो सियासी जमातें हैं वो उनके हाथों जो है वो ब्लैकमेल होती रहेंगी, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, फाइनेंसियर्स हैं, व्हाटएवर, तो फिर मेरा और आपका यही हाल होगा। हमें चीनी महंगी मिलेगी, हमें आटा जो है वो होते हुए इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें बिजली महंगी मिलेगी, मेरा और आपका फिर यही हाल रहना है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि किस तरह वो क्रिटिकल रिफॉर्म्स जिसकी तरफ वर्ल्ड बैंक और बाकी जो मालियाती इदारे हैं वो इशारा कर रहे हैं, वो कैसे अचीव होंगे। बैर साहब आपकी तरफ आती हूँ। बैर से दानियाल साहब, मुझे सवाल के जवाब में मुझे आपसे पूछना है, मुझे सवाल आपसे ये पूछना है कि जो 10.2% की टैक्स कलेक्शन को 20% पे जो कह रहे हैं कैपेसिटी है, वो आप कैसे लेके जाएंगे? जो आपका सर्कुलर डेट इस वक्त 2600 अरब तक चला गया था, उसको नीचे कैसे लेके आएंगे? वो लाइन लॉसेस आप कैसे कर्टेल करेंगे? वो एग्रीकल्चर सेक्टर को आप कैसे टैक्स करेंगे? ये प्लीज़ मुझे बगैर माजी की पीटीआई की जो सियासत है उसमें जाए बगैर अगर इन 3 चीज़ों का जवाब मिल जाए। डॉक्टर साहब, हमने 2017 में जब हमने इलेक्शन 2008 में जब हमने हुकूमत ली तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू था बिजली की लोड शेडिंग। 21 घंटे पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती थी, और हमसे पहले अदवार में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, किसी ने 1 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस नहीं की। हमने थर्मल, हाइड्रल, तमाम किस्म की बिजलियाँ प्रोड्यूस की और 21,000 मेगावाट हमने ग्रिड में दिया। ये सबसे बड़ा मुश्किल प्रोसेस था। मुझे इस बात का इदराक है, पंजाब ने बहुत सफर किया उस टाइम पे, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि 500 अरब का जो सर्कुलर डेट था, आपने यक जुम्बिश कलम से जो है वो अदा कर दिया। मैं पूरी बात करूंगा तो मेरी इस बात का जवाब मिलेगा ना। मैं अगर आप मुझे डॉक्टर साहब अगर कहेंगे कि मैं बीच से शुरू करूंगा तो मुझे पूरा जवाब तो देने दे। हमने 21,000 मेगावाट प्रोड्यूस किया, 21,000 मेगावाट प्रोड्यूस किया। अब 21,000 मेगावाट ने किसी के तो प्रोड्यूस किया था, कहीं तो जाना था। वो जानी थी बिजली आपके सीपैक के कॉरिडोर्स में, जिन्होंने महंगी बिजली इस्तेमाल करनी थी और सस्ती बिजली हमने देनी थी सार्फिन को। फिर सेकेंड फेज में क्या करना था, ट्रांसमिशन लाइन्स डालनी थी।
آپ نے 4 سال میں مجھے ایک بات بتائیں, ٹرانسمیشن لائن انہوں نے کہاں ڈالی؟ انہوں نے ٹرانسفارمر لوگوں کے پھٹ رہے ہیں, ان کے پاکستان کے لائن لاسز اس لیے زیادہ ہوئے کہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, آگے ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی, تو لائن لاسز دھڑ ہو رہے ہیں. آپ کو یہ سیکنڈ فیز پورا کرنا تھا انہوں نے 4 سالوں میں. اب ڈاکٹر صاحب جنہوں نے اس بیماری کا علاج ڈھونڈا تھا نا کہ پاکستان کو تاریخیوں سے نکال کے 21,000 میگا واٹ, تو ان کے پاس اس بیماری کا بھی علاج ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو 500 کروڑ ارب چلی گئی ہے اس کو کم کس طرح کرنا ہے. اس کا علاج بھی ہم ہی کریں گے, وہ ٹرانسمیشن لائنز بھی ہم دیں گے اور وہ انشاءاللہ سی پیک پاور کوریڈورز بھی ہم کریں گے جہاں بجلی استعمال ہوگی اور سستی بجلی عوام کے پاس جائے گی اور آپ کے لائن لاسز کم ہوں گے. دانیال صاحب 500 سے 1300 آپ ہی لے کے گئے, ٹھیک ہے, اس کا جواب نہیں آ رہا. ٹیکس نیٹ کی بڑھانے کی اگر بات ہوتی ہے, آپ کا ٹریڈر جو آپ کا ووٹ بینک ہے کھڑا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم کیسے لے کے گئے, مجھے بتائیں نا, مجھے بتائیں ہم کیسے لے گئے ڈاکٹر صاحب. دانیال صاحب یہ آپ 2017-18 میں جب حکومت چھوڑ کے گئے 1300 ارب پہ تھا, چیک کر لیجئے, میں نہیں کہہ رہی, چیک کر لیجئے. 1300 روپے آپ لے کے گئے, 2600 پہ پی ٹی آئی لے کے گئے. ڈاکٹر صاحب بات سنیں, ہم نے کیا, آپ ایک بات سنیں نا, ہم نے کیا بھائی, ہم نے بجلی بنائی, ہمارا ہدف تھا کہ بجلی 21,000 میگا واٹ دینا. جب 21,000 میگا واٹ دی تو اگلا فیز تھا ٹرانسمیشن لائنز بچھانا, وہ اگلا فیز تھا. تو اگلا فیز کمپلیٹ کس نے کرنا تھا؟ اس لیے تو میں روتا ہوں کہ بھائی کہ آپ ہمیں اٹھائیں 2017 سے پکڑیں. کنٹینیوٹی ان پالیسیز کی اگر کنٹینیوٹی ہوتی, سر میں اٹھا رہی ہوں, آپ سننا نہیں چاہ رہے, آپ وکیل ہیں, میں آپ کے ساتھ کیا آگے کروں, آپ کو پتا بات کو کیسے گھمانا ہے. 500 سے 1300 آپ لے کے گئے. دانیال آپ نے پانی تو پیدا کر دیا, پیچھے سے پانی آ رہا ہے, لیکن اب پانی ضائع ہو رہا ہے. دانیال صاحب آپ میرے بھائی ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ کے ساتھ میں کیا کس طرح آگیو کروں. آپ نے سننا نہیں ہے, آپ نے سننا نہیں ہے, آپ نے سننا نہیں ہے. میں وہی پوچھ رہی ہوں, آپ وکیل, آپ سے کون جیت سکتا ہے. 500 سے 1300 میں تو آپ ہی لے کے گئے, ٹھیک ہے. آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں, آپ کا ووٹ بینک کھڑا ہو جاتا ہے. آج ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 22% ہم تک جا سکتے ہیں, جو اس وقت ہم ادا کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی یہ سیلری کلاس ہے اس پہ جو ہے وہ آپ ٹیکس ریٹ بڑھا دیتے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کے پاس جو میں یہ کرٹیکل کویسچنز پوچھ رہی ہوں, انفارچونیٹلی کسی کا جواب نہیں ہے. لیکن کم از کم فیصل کنڈی صاحب یہ تو مان رہے ہیں کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ بلیک میل ہوتی ہے, مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے. 4,000 ارب 5,000 چلے, انفارچونیٹلی مجھے پروگرام جو ہے وہ کلوز کرنا ہے, جواب مجھے نہیں ملے, یہی مجھے بتایا جائے گا. پچھلی حکومت. On that note, I'll close today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.